मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो हमारा जो चैप्टर है वो मानव अभिवृद्धि एवं विकास है और इसी के अंतर्गत हम आप लोगों को इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम है मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ठीक है, और मानव अभिवृद्धि का अर्थ परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, विकास के जो आधार हैं, ठीक है, इन सब को हमने इसके पिछले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मानव अभिवृद्धि एवं विकास का जो पहला सिद्धांत है वह है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, मानव जो अभिवृद्धि एवं विकास होता है वह अभिवृद्धि एवं विकास किस रूप में होता है, यह किस रूप में इसे सिद्ध किया गया है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको बताया गया, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, एक मानव प्राणी का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक है उसका विकास कैसे होता है कि जिस प्रकार का उसका वंशज होगा, ठीक है, जिस प्रकार के उसके वंश में गुण होंगे वह गुण पैतृक के माध्यम से, जीन्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगा और उस बालक के अंतर्गत समाहित होगा और उस गुण का विकास होगा। लेकिन उस गुण को विकसित करने का जो एक और तथ्य है जिसके माध्यम से उसका विकास होता है वो क्या है, पर्यावरण है, जिसे हम वातावरण के भी नाम से जानते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की क्रिया के द्वारा, दोनों को एक साथ क्रिया के द्वारा ही एक बालक का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि बालक पे उसके वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और बालक का जो भी वातावरण होता है, जो भी परिवेश होता है, जिस परिवेश से वो बिलोंग करता है, उस परिवेश का क्या बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्रियाकलाप कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, इन सब का प्रभाव उस बालक पे पड़ता है। यानी कि दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा ही एक बालक का विकास होता है। इसलिए हम अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का अंतःक्रिया के द्वारा ही एक बालक का विकास होता है। ठीक है, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। बालक में जो विकास होता है वह एक क्रम के आधार पे होता है, एक निश्चित क्रम से होता है। जैसे हम क्या कहते हैं कि एक 3 माह का बालक क्या करता है, किसी भी डायग्राम को, किसी भी चीज़ को क्या करता है, उल्टा पकड़ता है। ठीक है, लेकिन जो ही बालक 6 माह में जाता है तो उसी डायग्राम को क्या करता है, सीधा पकड़ता है, सीधा देखता है। ठीक है, जो ही बालक 7 माह में जाता है तो एक ऐसी ध्वनियाँ निकालता है, जैसे हम कह सकते हैं कि माँ, पा, बा इत्यादि प्रकार की ध्वनियाँ वह निकालता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता रहता है। जैसे शैशवावस्था में, ठीक है, उसके बाद से बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है, बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक जन्म से 3 वर्ष और एक 3 से 6 वर्ष। तो देखा जाता है कि जो जन्म से 3 वर्ष है इसमें बालक का जो विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, वो किस गति से होता है, तीव्र गति से होता है। लेकिन ये जो विकास होता है वह एक निश्चित क्रम से होता है। यानी कि बालक का जन्म से 3 वर्ष में कितना विकास हुआ, 3 से 6 वर्ष में कितना विकास हुआ, ठीक है, उसके बाद से बाल्यावस्था में किस रूप में विकास हुआ। इस तरह से जो विकास होता है वह एक निश्चित क्रम से होता है। इसलिए अभिवृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं उस सिद्धांत को विकास क्रम के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का तात्पर्य क्या है, व्यक्तिगत से है। क्या है, व्यक्तिगत से। अब देखिए, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी एक जैसे नहीं है, सभी प्राणी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों का, यानी कि सभी मानव जाति जो भी हैं उन सबका विकास एक जैसा नहीं हो सकता। सबका विकास क्या होगा, अलग अलग रूप में
होगा। यानी कि सभी इस संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं सभी लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। रुचि क्षमता योग्यता के आधार पे सबको एक दूसरे से भिन्न माना गया। ठीक है, तो जब सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है तो उनका जो विकास होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि व्यक्तिगता के आधार पे होगा। इसलिए इस सिद्धांत को व्यक्तिगता का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। जो विकास का सिद्धांत दिया गया है वो क्या बताया गया, निश्चित दिशा, यानी कि एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहती है। यानी कि शैशव से बाल्या, बाल्या से किशोरा, किशोरा से प्रौढ़ा, इस तरह से एक निश्चित दिशा की तरफ क्या होती है, विकास होती रहती है। इसलिए विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि बालक के जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या भाषा संबंधी जो भी विकास होते हैं सभी एक दूसरे से जुड़ के होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला सामान्य से बस विशिष्ट प्रक्रियाओं का विकास। क्या करता है, सबसे पहले बालक किसी भी चीज़ को सामान्य रूप से जानता है और उसके बाद क्या करता है, उसको अपने अंदर धारण करते करते उसके बारे में वो विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेता है, विशेष दक्षता उसके बारे में वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत माना गया है। यानी कि किसी भी चीज़ को पहले क्या जनरली रूप से जानेगा, उसके बाद से जानने के बाद वो क्या करता है, उसके बारे में विशिष्टता हासिल कर लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक के जितने भी पक्ष होते हैं, जैसे क्या होता है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, जितने भी पक्ष होते हैं वह सभी पक्षों का विकास किस रूप में होता है, आपस में परस्पर एक संबंध के आधार पे होता है। यानी कि जब बालक का शारीरिक विकास होगा तो साथ ही साथ बालक का मानसिक विकास भी होगा। ठीक है, जब बालक का मानसिक विकास होगा तो उसके संवेगात्मक विकास भी होंगे, संवेगात्मक विकास होगा तो बालक के भाषा संबंधी विकास होंगे, गामक संबंधी विकास होंगे, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी बालक के पक्ष हैं सभी आपस में परस्पर संबंध के रूप में क्या होते हैं, विकसित रहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को पारस्परिक संबंध का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। देखिए, विकास एक निश्चित गति से चलती रहती है, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो विभिन्न गति का तात्पर्य क्या है कि जो विकास जो है वह अपने अविरल गति से चलती रहती है। ठीक है, लेकिन अविरल गति से चलने के साथ साथ विकास कभी कभी तीव्र भी होता है तो कभी कभी धीमा भी होता है। यानी कि विकास की जो गति होती है वो विभिन्न रूप में होती है। कभी तीव्र गति में किसी बालक का विकास होता है तो कभी धीमी गति में बालक का विकास होता है। इसलिए इस सिद्धांत को विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, अगर जो हम सामान्य प्रतिमान की बात करते हैं यहाँ पे आपको बताते हैं तो एक हो गया मानव प्राणी, ठीक है, और एक हो गया पशु प्राणी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दोनों प्राणी हैं, लेकिन एक है मानव प्राणी, एक है पशु प्राणी। अब दोनों के जो प्रतिमान हैं क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि जो मानव प्राणी होंगे, मानव के जो भी शिशु होंगे, जो भी बालक होंगे, उनका मानव के विकास के जैसा उनका विकास होगा, और जो पशु के जो भी बच्चे होंगे, जो भी प्राणी होंगे, जो भी शिशु होंगे, उनका विकास इनके विकास के अनुसार होगा। यानी कि क्या बताया गया, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्राणी जिस प्रतिमान का होगा उसी प्रतिमान के आधार पे उस प्राणी का विकास होगा। इसलिए इस सिद्धांत को सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि जो बालक का विकास होता है वह निरंतर क्या रहता है, चलता रहता है, वह निरंतर चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अविरल गति से क्या करता है, चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है ना, कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर क्या रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन क्या होता है, इसकी जो गतियां होती हैं कभी धीमी होती हैं, कभी तीव्र होती हैं। इसलिए इस सिद्धांत को निरंतर विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के जो मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत थे ये समाप्त होते हैं। मुख्यतः ये 10 सिद्धांत बताए गए हैं। अब इसके बाद से आप लोगों का मानव विकास के जो पक्ष हैं वो पक्ष कौन कौन से हैं जिनका विकास होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मानव विकास के पक्ष।
मानव विकास के पक्ष। ठीक है, अब मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, ठीक है, आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक प्राणी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह एक प्राणी है, तो इस प्राणी के क्या हैं, बहुत से पक्ष हैं। इन सभी पक्षों का विकास ही क्या कहलाता है, मानव विकास के पक्ष कहलाते हैं। यानी कि शारीरिक विकास, एक बालक का विकास होगा तो उसके विकास में क्या होगा, शारीरिक विकास होने ही होने। शारीरिक विकास का तात्पर्य क्या है कि मानव शरीर के अंतर्गत जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन सब में विकास, लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि का विकास, ठीक है, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इसका विकास किस रूप में होता है, बालक को खेल कूद के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से उनका विकास किया जाता है। मानसिक विकास यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर शब्दकोश, तर्क, चिंतन, कल्पना इत्यादि शक्तियों का विकास किया जाता है। अगला संवेगात्मक, जो भी संवेग होते हैं, ठीक है, उन संवेगों का, जैसे हम कह सकते हैं ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, प्रेम, ठीक है, इन प्रकार के विकास जो कहलाते हैं वो संवेगात्मक विकास कहलाते हैं। ये भी क्या, व्यक्ति का पक्ष है। अगला है सामाजिक विकास। बालक क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहना है उसे, तो उसका सामाजिक विकास होना आवश्यक है। ये भी विकास के, बालक के विकास के पक्ष हैं। अगला है चारित्रिक, समाज में रहना है तो उसको चरित्रवान बन के रहना है, उसके चरित्र का भी विकास करना है। साथ ही साथ आध्यात्मिक, बालक समाज में रहता है, एक संप्रदाय से बिलोंग करता है, तो संप्रदाय का जो अंतिम उद्देश्य होता है अध्यात्म होता है, आध्यात्मिक विकास भी करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव विकास के पक्ष जो हैं वह मुख्यतः हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक। इस तरह से आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को, मिलते हैं अगले वीडियो में।